शादी से पहले ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे यह भी नहीं पता था कि आखिर ये बच्चा किसका है। किसने मेरे साथ ऐसा किया? मैं सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती थी, इसलिए हम दोनों शहर आ गए। महीनों बाद जब अस्पताल में मैंने बच्चे को जन्म दिया और नर्स ने उसे मेरी गोद में रखा, तो उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो बच्चा तो मेरी शादी को अब बस 2 हफ्ते बचे थे। पिछले 1 महीने से मैं और मेरी माँ बाजार के चक्कर लगाते-लगाते थक चुके थे। हर दिन नई दुकानें, नए कपड़े, नई ज्वेलरी और न जाने क्या-क्या। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शायद गर्मी की तपिश थी या मेरी थकान अपने चरम पर थी। मैं सुबह-सुबह माँ के साथ बाजार निकली थी, पर कुछ ही देर में मेरी हालत खराब होने लगी। सिर में तेज दर्द, चक्कर और जी मचलने की शिकायत। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सिर घूम रहा है और गर्मी से हालत खराब हो रही है। माँ ने मेरी तरफ देखा। उनका चेहरा चिंता से भर गया। चल, तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं, उन्होंने कहा और मुझे पकड़कर नजदीकी क्लिनिक ले गईं। रास्ते में मैं बस यही सोच रही थी कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हुआ होगा। माँ को भी यही लग रहा था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया, कुछ टेस्ट्स लिखे और हमें इंतजार करने को कहा। जब टेस्ट की रिपोर्ट्स आईं, तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डॉक्टर ने जो बताया, उसे सुनकर मेरे सिर में जैसे बिजली सी कौंध गई। तुम 2 महीने से गर्भवती हो, डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा। मेरे कानों में उनके शब्द गूंज रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसे हो सकता है। मेरी माँ का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो मुझे अविश्वास से देख रही थीं, जैसे मैंने कोई भयानक अपराध कर दिया हो। मैं कुछ बोलना चाहती थी, पर मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। ये गलत है डॉक्टर, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैंने हकलाते हुए कहा। लेकिन डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, 3 अलग-अलग टेस्ट्स में यही नतीजा आया है, कोई गलती नहीं है। मेरी माँ चुप थीं, पर उनकी आंखों में सवाल और गुस्सा साफ दिख रहा था। घर पहुंचते पहुंचते मेरी हालत और खराब हो चुकी थी। मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मैं कसम खाती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। माँ की आंखों में आंसू थे। वो चीख पड़ी, रिया, तूने ये क्या कर लिया? ये किसका गुनाह तू अपने साथ लिए घूम रही है? मैं स्तब्ध थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मेरे घर में माँ के सिवा कोई मर्द भी नहीं था। मैं किस पर शक करती? मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। ये सब हुआ कैसे? कब? और किसने किया? मैं बार-बार सोच रही थी, पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने माँ से कहा, माँ, आप मेरी कसम लो। मैं सच कह रही हूँ। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन माँ का दिल टूट चुका था। वो बार-बार कह रही थीं, तू झूठ बोल रही है रिया। मुझे बेवकूफ मत बना। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझे कुछ पता ही ना हो? मैंने लाख कोशिश की, पर माँ का भरोसा जीतना मुश्किल था। अगले दिन माँ मुझे अपनी एक परिचित डॉक्टर के पास ले गईं। वो डॉक्टर को जानती थीं और उनसे गुप्त रूप से बात की। माँ ने उनसे कहा, कृपया मेरी बेटी का गर्भपात कर दीजिए। ये उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। 2 महीने हो चुके हैं और रिया की हालत ऐसी है कि गर्भपात करना खतरनाक हो सकता है। उसकी जान को जोखिम हो सकता है, उन्होंने कहा। माँ का चेहरा और उदास हो गया। मेरी शादी नजदीक थी और ये राज अगर मेरे होने वाले पति को पता चलता तो वो मुझे छोड़ देता। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। ये एकमात्र रास्ता है। माँ ने गहरी सांस ली और कहा, हम क्या जवाब देंगे रिया? शादी में बस 15 दिन बचे हैं। लोग सवाल करेंगे। हम क्या कहेंगे? मैं चुप थी। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया, वो मेरी नजरों से छुपा हुआ था। मैं दुनिया के सामने अपनी बेइज्जती नहीं चाहती थी। उसी रात मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपना बैग पैक किया और माँ को बताया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। माँ ने बहुत मना किया, पर मेरी जिद के आगे वो झुक गईं। मैं माँ को लेकर दिल्ली चली गई, जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। वहाँ मैंने एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। मैं पढ़ी लिखी थी और पहले भी नौकरी कर चुकी थी। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, उसका नाम करण था। वो मेरे ऑफिस में ही काम करता था। उसने मुझे देखा, पसंद किया और फिर प्रपोज कर दिया। जब मैंने माँ को करण के बारे में बताया, तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। करण अच्छा लड़का था, पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी और एक छोटा सा प्यारा परिवार। उसकी माँ और एक छोटी बहन। माँ को यह रिश्ता पसंद था
और मुझे भी करण में कोई कमी नजर नहीं आई। वो सीधा सादा और शरीफ इंसान था। उसने मुझे मोहब्बत के बड़े बड़े दावे नहीं किए, बल्कि सीधे शादी का प्रस्ताव रखा। अगले ही दिन उसने अपने घर वालों को मेरे घर भेज दिया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अब यह हादसा मेरी जिंदगी को उलट पुलट कर रहा था। मैं रात रात भर जागकर सोचती थी, ये मेरे साथ हुआ क्या? किसने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मेरी नींद उड़ चुकी थी। मेरे सीने में एक अनजान डर बैठ गया था। दिल्ली में मैंने और माँ ने नई जिंदगी शुरू की, पर मेरे दिल में एक सवाल बार बार उठता था, किसने मेरी जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ किया? अगले दिन मेरे फोन पर करण का कॉल आया। शायद वो जानना चाहता था कि मैं अचानक क्यों गायब हो गई। मैंने उसका कॉल नहीं उठाया। मैं उसे क्या बताती? मुझे खुद कुछ नहीं पता था। मैंने अपना नंबर बदल लिया और पुरानी सिम तोड़कर फेंक दी। मेरा दिल टूट रहा था। मेरी हंसती खिलखिलाती जिंदगी में अंधेरा छा गया था। मैंने एक बार सोचा कि करण को सब सच बता दूं। शायद वो मेरी मजबूरी समझे। लेकिन फिर मुझे उसकी एक बात याद आई। उसने एक बार मुझसे कहा था, रिया, मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, पर बेवफाई नहीं। मैं बेवफा नहीं थी, पर अब मेरी हालत ऐसी थी कि कोई मुझे समझने को तैयार नहीं था। माँ भी इस सदमे से बीमार रहने लगी थी। मैंने दिल्ली में लोगों को यही बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा पति विदेश में है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हर रात मैं अपने आप से सवाल करती थी, ये मेरे साथ हुआ क्या? मैं भगवान से पूछती थी, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया कि मुझे ऐसी सजा मिल रही है? माँ भी मुझसे पहले की तरह बात नहीं करती थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, उनका सब कुछ। मेरे पापा मुझे छोटी उम्र में छोड़कर चले गए थे। तब से माँ ने मुझे अकेले पाला था। मेरी खातिर उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। मेरी खूबसूरती पर माँ को गर्व था, पर वो अक्सर डरती थीं। वो कहती थीं, रिया, ये दुनिया अच्छी नहीं है। अपनी खूबसूरती को संभाल कर रख। मैं उनकी बात को हंसकर टाल देती थी। मैं कहती, माँ, आपकी बेटी कमजोर नहीं है। कोई मेरे साथ गलत करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन आज मैं टूट चुकी थी। कोई मेरे साथ गलत कर गया था और मुझे कुछ पता भी नहीं था। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हादसा था, जिसने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था। समय जैसे तैसे बीतता गया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मेरे मन में एक अनजान दर्द और डर था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा किसका है। न तो ये मेरी मोहब्बत का नतीजा था, न ही किसी धोखे की कहानी। ये एक ऐसा सच था जिसे मैं न स्वीकार करना चाहती थी, न ही समझ पा रही थी। मेरे दिल में उस बच्चे के लिए सिर्फ नफरत थी, जिसने मेरी जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया था। मैंने ठान लिया था कि जैसे ही ये बच्चा पैदा होगा, मैं इसे किसी अनाथालय में छोड़ दूंगी। मेरे लिए वो बच्चा एक बोझ था, जिसने मेरी माँ की नजरों में मुझे गिरा दिया और मुझे खुद अपनी नजरों में छोटा कर दिया। 4 घंटे की असहनीय पीड़ा के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मेरे होश उड़ गए। बच्चे की गर्दन पर एक काला तिल था, जो मेरे लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं था। वो निशान मुझे कहीं देखा हुआ सा लगा और मेरे दिमाग में एक पुरानी याद उभर आई। वो बात उन दिनों की थी, जब मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में अपनी टीम के साथ मनाली गई थी। मैं एक आर्किटेक्ट थी और मेरा काम बिल्डिंग के नक्शे बनाना था। उस बार हमें एक रिसॉर्ट का डिजाइन तैयार करना था। हमारी पूरी टीम के लिए हमारे बॉस ने एक होटल में कमरे बुक किए थे। करण उस वक्त हमारे साथ नहीं था, क्योंकि उसकी बहन की तबीयत खराब थी। जिस दिन हम मनाली पहुंचे, वहां भयंकर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। रास्ते बंद हो रहे थे और कई बार हमें होटल में ही रहना पड़ता था। उस दिन बर्फबारी इतनी तेज थी कि बाहर निकलना नामुमकिन था। होटल के कमरे ठंड से जमा रहे थे और हीटर भी काम नहीं कर रहे थे। खबरें आ रही थीं कि बर्फबारी की वजह से कई गाड़ियां हादसों का शिकार हो गई थीं। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों में ही ठंड से मर गए थे। ये खबर सुनकर हर कोई डर गया था। होटल में भीड़ बढ़ गई थी और कमरे कम पड़ रहे थे। कई लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए अपने कमरों में अजनबियों को ठहराया था। उसी रात मेरे कमरे का दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। मैं ठंड से कांप रही थी और मुश्किल से नींद आ रही थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो सामने होटल का एक कर्मचारी खड़ा था। उसने कहा, मैडम, एक परिवार अभी अभी यहाँ पहुंचा है। उनकी छोटी बच्ची बहुत बीमार है और होटल में कोई कमरा खाली नहीं है।
अगर आप उन्हें एक रात के लिए अपने कमरे में ठहरने दें, तो उनकी बहुत मदद हो जाएगी। मैंने कुछ देर सोचा। मेरा मन थोड़ा हिचकिचाया, पर फिर इंसानियत के नाते मैंने हामी भर दी। कुछ ही देर में एक 30 से 32 साल का आदमी अपनी 4 साल की बच्ची को गोद में लिए मेरे सामने खड़ा था। वो बेहद परेशान लग रहा था। उसने अपनी बेटी को बिस्तर पर लिटाया और उस पर कंबल डाल दिया। बच्ची ठंड से कांप रही थी और उस आदमी ने भी मोटा कोट पहन रखा था। उसने मुझसे कहा, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अगर आपने हमें जगह न दी होती, तो मेरी बेटी को न जाने क्या हो जाता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बस आप अपनी बेटी का ध्यान रखें। उसने कहा, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूं, प्लीज मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। ये कहकर वो चला गया। मैंने उस बच्ची को कंबल में अच्छे से लपेटा और उसे गर्म रखने की कोशिश की। वो बच्ची बेहोशी की हालत में थी और मैं उसके पास लेटकर उसे अपनी बाहों में थामे रही। कुछ देर बाद उसकी कांपना बंद हुआ और वो गहरी नींद में सो गई। पूरी रात बर्फबारी होती रही। सुबह भी मौसम वैसा ही था। नल में पानी तक जम गया था। जब बच्ची जागी तो मुझे देखकर घबरा गई। उसने रोते हुए कहा, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। मैंने उसे समझाया, बेटा, तुम्हारे पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे। पर मेरे पास उस आदमी का कोई नंबर नहीं था। मैंने होटल के बाहर देखा, पर गलियारे सुनसान थे। मैंने बच्ची को चुप कराया, नाश्ता मंगवाया और उसे खाना खिलाया। लेकिन उसका पिता सुबह से दोपहर तक नहीं लौटा। मैंने होटल मैनेजर से बात की तो उसने कहा, वो रात को लॉबी में सो रहा था, पर सुबह से कहीं चला गया। हमें नहीं पता। मैं परेशान हो गई। बच्ची बार बार रो रही थी। मैंने उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा। उसने बताया, मेरी मम्मी भगवान के पास चली गई हैं। मैं और मेरे पापा दिल्ली में रहते हैं। मैंने पापा से मनाली चलने की जिद की थी और वो मुझे यहाँ ले आए। लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी बर्फ में फंस गई। पापा मुझे गोद में लेकर पैदल चले और मैं बेहोश हो गई। शाम को वो आदमी वापस आया। उसकी बेटी उसे देखकर खुशी से उछल पड़ी और उससे लिपट गई। मैं गुस्से से आग भूला थी। मैंने उससे कहा, आपको जरा भी जिम्मेदारी का एहसास है? आपकी बेटी दिन भर रो रही थी और आप कहीं गायब थे। वो शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ करें। सुबह मुझे पता चला कि बर्फबारी में कई गाड़ियां दब गई हैं। रेस्क्यू टीम मदद मांग रही थी तो मैं वहां चला गया। कई लोगों की जान बचाई गई, पर मुझे वक़्त लग गया। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा ठंडा हुआ। वो लोगों की मदद के लिए गया था। मैंने कहा, ठीक है, आपने अच्छा काम किया। उसने बताया कि मौसम विभाग ने अगली रात भी तूफान की चेतावनी दी थी और शायद अगले दिन रास्ते खुल जाए। वो बोला, आपने मेरी बहुत मदद की। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रात भर वो मेरे कमरे में रहा। हम बातें करते रहे। उसने बताया कि उसकी शादी प्यार से हुई थी, पर उसकी पत्नी उसकी बेटी के जन्म के बाद बीमार रहने लगी थी। जब उसकी बेटी 2 साल की थी, उसकी पत्नी चल बसी। उसने कहा, मैंने किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी, क्योंकि मुझे डर था कि कोई मेरी बेटी को सौतेला व्यवहार देगा। शाम ढलते ही वो आदमी फिर से कमरे से बाहर चला गया। होटल में सन्नाटा था और फोन के सिग्नल भी गायब हो चुके थे। मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाली। करण के कुछ मैसेज थे, जो मेरी सलामती पूछ रहे थे। मनाली के बिगड़ते हालात की खबरें उसे भी मिल चुकी थीं। मेरी माँ का भी एक मैसेज था, जिसमें उनकी चिंता साफ झलक रही थी। मैं उन्हें तसल्ली देना चाहती थी, पर सिग्नल इतने कमजोर थे कि बात करना मुश्किल था। मेरा दिल माँ के लिए बेचैन था। वो घर पर अकेली थीं और मेरी वजह से परेशान थीं। मैं जानती थी कि मेरी चिंता में उनका बीपी बढ़ जाता है। वो छोटी बच्ची गहरी नींद में थी। मैंने खिड़की का पर्दा हटाया, सोचा शायद बाहर सिग्नल मिल जाए। हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। मैंने फोन बार बार चेक किया, पर सिग्नल नहीं आए। दूर कुछ लोग अपने फोन पर बात करते दिखे। मैंने सोचा, शायद वहां सिग्नल हो। मैं माँ को अपनी खैरियत बता देती, ताकि उन्हें रात को चैन की नींद आए। माँ मुझे यहाँ भेजने को तैयार नहीं थी, पर मेरी नौकरी दांव पर थी। बॉस ने यह प्रोजेक्ट सौंपा था और मुझे आना ही पड़ा। मैंने अपनी शॉल कसकर लपेटी और रात के 11 बजे कमरे से बाहर निकल गई। होटल में सन्नाटा पसरा था। सर्दी इतनी थी कि लोग अपने कमरों में दुबके थे। लॉबी में कुछ लोग जमीन पर बिछे बिस्तरों पर सो रहे थे। उस बच्ची का बाप भी एक कोने में लेटा था।
मैंने उसकी तरफ एक नज़र डाली और आगे बढ़ गई। मुझे बस माँ से बात करनी थी। बाहर बर्फबारी तेज हो रही थी। मैं उस शहर से आई थी, जहाँ इतनी ठंड नहीं थी। मोटे कपड़ों में भी मेरे दांत कटकटा रहे थे। मैं उस जगह की ओर बढ़ी, जहाँ लोग फोन पर बात कर रहे थे। बर्फ पर चलना मुश्किल था। आधे घंटे बाद मैं वहां पहुंची, जहां हल्के सिग्नल मिल रहे थे। मैंने माँ का नंबर डायल किया। ठंड से मेरे हाथ कांप रहे थे। माँ ने फोन उठाया और उनकी आवाज में घबराहट थी। रिया, मैं तुम्हारी चिंता में मर रही हूँ। यहाँ खबरें आ रही हैं कि मनाली में हालात खराब हैं। मैंने उन्हें तसल्ली दी। माँ, मैं ठीक हूँ, बस बर्फबारी की वजह से फंस गई हूँ। तभी बर्फबारी और तेज हो गई। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरने लगे। मैंने माँ से कहा, माँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। बर्फबारी बढ़ रही है। फोन जेब में डाला और तेज कदमों से होटल की ओर चल पड़ी। लेकिन बर्फबारी ने रास्ता मुश्किल कर दिया। मेरे पैर बर्फ में धंस रहे थे। ठंड ने मेरे हाथ पैर सुन्न कर दिए। मैं सांस भी मुश्किल से ले पा रही थी। एक जगह मेरा पैर बर्फ में फंस गया। मैंने निकालने की कोशिश की, पर गिर पड़ी। बर्फबारी और तेज हो गई थी। मैं बर्फ में धंसती जा रही थी। मेरे हाथ पैर जवाब दे चुके थे। आसपास कोई नहीं था। सब अपने ठिकानों पर चले गए थे। मुझे लगा, यही मेरी जिंदगी का आखिरी पल है। मैंने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे होश खो बैठी। जब आंख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। शरीर में दर्द था और मैं आग की तरह तप रही थी। वो बच्ची मेरे पास बैठी थी, मेरे हाथ सहला रही थी। उसका बाप सोफे पर सिर झुकाए बैठा था। मैंने मुश्किल से पूछा, मैं यहाँ कैसे आई? बच्ची ने अपने पापा को पुकारा। पापा, आंटी को होश आ गया। वो आदमी मेरे पास आया और बोला, मैंने आपको बाहर जाते देखा था। जब आप देर तक नहीं लौटी और बर्फबारी बढ़ गई तो मैं आपको ढूंढने गया। आप बर्फ में बेहोश पड़ी थीं। मैं आपको उठाकर यहाँ लाया। मैं उसकी शुक्रगुजार थी, पर मुझे नहीं पता था कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। जब मैं अस्पताल में अपने बच्चे को देख रही थी, तो उसकी शक्ल और वो काला तिल मुझे सब याद दिला गया। वो बच्चा उसी आदमी का था। उसकी बेटी की तरह ही उसके चेहरे के नैन नक्श थे, और वही तिल। उस रात जब मैं बेहोश थी, उसने मेरे साथ वो गुनाह किया था। अगले दिन रास्ते खुल गए थे और वो अपनी बेटी के साथ चला गया था। मैं भी कुछ दिन बाद वापस लौट आई थी। बच्चे को देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने उसकी पनाह दी थी, उसकी बेटी को बचाया था, और उसने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया। मैंने माँ को सारी बात बताई। मैं नहीं जानती थी कि वो आदमी कौन था, कहाँ रहता था, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं पता था। मैंने अपने बच्चे को अनाथालय में देने का इरादा छोड़ दिया। 9 महीने तक मैंने उसे अपने गर्भ में पाला था। वो मेरा खून था। मैं उसे अलग नहीं कर सकी। माँ ने उसे संभाल लिया और मैं नौकरी करने लगी। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर मुझे उसके सामने ला खड़ा किया। एक दिन घर लौटी तो वो आदमी माँ के साथ बैठा था। उसकी बेटी भी साथ थी। वो थका हारा और उदास लग रहा था। मुझे देखते ही वो खड़ा हो गया, नजरें झुकाए। उसकी बेटी दौड़कर मुझसे लिपट गई। आंटी, मैंने आपको बहुत मिस किया। हमने आपको बहुत ढूंढा। माँ ने कहा, रिया, इसने अपनी गलती मानी है। ये तुमसे माफी मांगना चाहता है और तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब माफी मांगने से क्या होगा? वो मेरे पास आया, आंखों में आंसू लिए। रिया, उस रात तुम बर्फ में मर रही थीं। तुम्हारा शरीर ठंड से नीला पड़ गया था। मैंने तुम्हें बचाने की हर कोशिश की। मैंने तुम्हारे हाथ पैर सहलाए, पर तुम्हें गर्मी नहीं मिल रही थी। मेरे पास आखिरी रास्ता था, अपने शरीर की गर्मी देना। मेरा इरादा गलत नहीं था, लेकिन उस कमजोर पल में मैं बहक गया। मुझे माफ कर दो। वो रो रहा था, हाथ जोड़कर मेरे सामने खड़ा था। उसने बताया कि उसने मुझे ढूंढने की कोशिश की थी। मेरे ऑफिस और घर का पता लगाया, पर मेरी शादी की खबर सुनकर चला गया। हाल ही में उसने मुझे देखा और मेरे बच्चे के बारे में सुना। उसे अपनी गलती का एहसास था। मैंने उसकी बात सुनी। मेरे दिल में गुस्सा था, पर उसकी आंखों में पछतावा भी दिखा। मैंने उसके हाथ पकड़े और उसे माफ कर दिया। कुछ समय बाद हमारी सादगी से शादी हो गई। मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर चली गई। उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरे सारे दर्द धीरे धीरे मिटने लगे। आज मेरे पास एक प्यारा परिवार है। मेरा बेटा, उसकी बेटी
और एक प्यार करने वाला पति। मेरी जिंदगी फिर से हंसी से भर गई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी? ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।